Hello beta, good morning to all of you and welcome to the Franklin Biology classes. This is Umar Ahad और हम पढ़ रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी। और हमने अभी तक बेटा जो है हमने मेल पार्ट फिनिश कर दिया है। हमने मेल पार्ट के अंदर एंड्रोशियम के अंदर एंथर का मतलब क्या था, स्टैमेन का मतलब क्या था, एंथर रोग क्या थे, कनेक्टिव्स क्या थे, और हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर क्या था, हमने एंथर वॉल्स देखे हैं। एंथर वॉल्स के अंदर कौन से वॉल डिप्लॉयड होते हैं, कौन से वॉल पॉलीप्लॉयड होते हैं, कौन सा वॉल स्पोरोपोलिन सेक्रीट करता है। एंड लास्ट क्लास में बेटा हमने माइक्रोजेनेसिस के बारे में बात करा था कि एक स्पोरोजिनियस मदर सेल जो होती है वो कैसे पोलन मदर सेल बनती है, फिर वो पोलन मदर सेल कैसे मियोसिस करती है जिसको हम सुपोरिक मियोसिस बोलते हैं, फिर उस सुपोरिक मियोसिस से कैसे माइक्रोस्पोर बनते हैं। एंड माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल क्या होता है, कौन सा है इसमें टेट्राहेड्रल है, कौन सा बायलेटरल है, कौन सा डिकासेट है, डैश एंड डैश एंड डैश। एंड फाइनली लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा क्लास लिया था और उसमें हमने सीखा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कैसे तब्दील होता है, एक माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कैसे कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्जन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पोलन ग्रेन हमने पढ़ा था और हमने यहाँ पर कुछ डायग्राम भी ड्रॉ करी थी जहां पे मैंने डायग्रामेटिकली आपको दिखाया था कि कौन से स्टेज होते हैं। ग्रोथ वाला स्टेज होता है, न्यूक्लियर शिफ्ट वाला स्टेज होता है, फर्स्ट माइटोटिक स्टेज होता है, एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद माइटोसिस जैसे होगा तो दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक को हम जनरेटिव सेल बोलते हैं जो बड़ी सेल होती है और एक को हम ट्यूब सेल बोलते हैं जो थोड़ी छोटी सेल होती है। अब ये पोर्शन हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था, इसमें एक पोर्शन रह गया है, वो है पोस्ट पॉलिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। मतलब पोलन ग्रेन तो प्री पॉलिनेशन में क्या क्या चेंज आई वो तो हमने देख ली, लेकिन आफ्टर पॉलिनेशन क्या चेंज आएंगी जब ये फीमेल के पास पहुंचेगा तब क्या होगा पोलन ग्रेन में, वो हमने नहीं पढ़ा। तो वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले फीमेल पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक बार फीमेल पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं पॉलिनेशन से पहले आपको वो पोस्ट पॉलिनेशन वाला कुछ जो पॉइंट्स है जो रह गए हैं वहां पे वो मैं आपको बच्चा वहां पे बता दूंगा, ठीक है ना। तो मूविंग टू द टुडेज लेक्चर एंड टुडेज क्लास। आज की क्लास में बेटा हम बिकॉज मेल तो पूरा फिनिश कर दिया, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। मतलब फ्लावर्स के अंदर कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, ठीक है ना, और वो कैसे फॉर्म होता है, वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको ऑलरेडी पता है बच्चा, ठीक है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हमको याद हो स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्लास में ली थी मैंने आपको बोला था वहां पे फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड शूट होता है। तो दिस इज योर मॉडिफाइड शूट हियर, ये मॉडिफाइड शूट हमारा। और फिर मैंने आपसे बच्चा बोला था कि इस मॉडिफाइड शूट में ऊपर वाली साइड में एक बल्जेड स्वोलन स्ट्रक्चर डेवलप होगा। ये वो बल्जेड स्वोलन स्ट्रक्चर है जिसको हमने थैलेमस नाम दिया था। और नीचे जो बेटा नीचे स्टॉक ऑफ फ्लावर होता है जो फ्लावर को ब्रांच के साथ जोड़ के रख देगा, इसको हम स्टॉक ऑफ फ्लावर बोलते हैं, इसको हम पेडिसल भी बोलते हैं, हमने ऑलरेडी देखा था। तो ये आपका पेडिसल था, ये पेडिसल था और ये आपका बेटा थैलेमस था, ठीक है ना, पेडिसल एंड थैलेमस। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था कि ओवर दिस थैलेमस यहाँ पे नोड्स पाए जाते हैं, 4 नोड्स पाए जाते हैं और इन नोड से क्या डेवलप होते हैं, इन नोड से लीव्स डेवलप होते हैं। जैसे फर्स्ट नोड जो था हमारा जिसको हमने कैलेक्स बोला था उससे जनरेट होता है सेपल्स, ठीक है ना। सेकेंड नोड जो हमारा था जिसको हम करोला बोलते हैं उससे जनरेट होते हैं पेटल्स। अब यहाँ पे हमने सेपल एंड पेटल की मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ी है बिकॉज वो हमने ऑलरेडी 11वीं क्लास में पढ़ी हुई है, ठीक है ना। ये पेटल्स हो गए बच्चा इधर। एंड इसके अलावा हमने मेल पार्ट पढ़ा था जिसको हमने पूरे तरीके से समझा है अभी, वो था हमारा एंड्रोशियम। ये हमारा एंड्रोशियम था बच्चा जिसको हमने पूरी तरीके से समझ लिया अभी। एंड अब जो आज की क्लास में पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है वो है बेटा लास्ट पार्ट जो आपका है गाइनोशियम। सो दिस इज अबाउट गाइनोशियम। तो ये गाइनो, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे गाइनोशियम के बारे में। तो मतलब आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट रिंग को, इस कंप्लीट वॉल को हम गाइनोशियम बोलते हैं। और इसके इंडिविजुअल यूनिट्स को मतलब जो गाइनोशियम को बनाते हैं, जो इस पूरी वॉल को बनाते हैं, जो हमने पहली क्लास में ही पढ़ा हुआ है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं कार्पल बोल सकते हैं या पिस्टल भी उसको बोला जाता है। क्लियर है ना। अब कमिंग टू द टॉपिक कि गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम क्या है, गाइनोशियम कहाँ पे है एंड गाइनोशियम एक्चुअल में किससे बनता है और उन चीजों का नाम क्या है।
सबसे पहली चीज आपको याद आनी चाहिए, जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैंने बोला था फ्लावर के पास टोटल 4 वॉल्स होती है, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वॉल। फिर मैंने बोला था इसमें से 2 वॉल्स ऐसी होती है जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में यूज नहीं होती है, मतलब वो फ्लावर के लिए, वो फ्लावर में होना जरूरी है, उनको फ्लावर में होना पड़ेगा, लेकिन उनका डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में रोल होने का मतलब ये हुआ कि वो किसी भी तरीके से पोलन ग्रेन या फीमेल गेमेट को बनाने में मदद नहीं करती, मतलब उन पर्टिकुलर 2 रिंग्स में ना तो मेल गेमेट बनेगा ना तो फीमेल गेमेट बनेगा। तो ऐसी पर्टिकुलर 2 रिंग्स जिसमें कौन कौन आता है, जिसमें कैलेक्स आता है, करोला आता है, ऐसी पर्टिकुलर 2 रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम एक्सेसरी फ्लोरल वॉल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका हो गया बेटा करोला, दिस इज करोला, रेड में करोला बना हुआ है, एंड ये ग्रीन में बना हुआ बेटा ये कैलेक्स हो गया, ये कैलेक्स हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को आपको जोड़ दूं तो इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, यार एक्सेसरी फ्लोरल वॉल्स, फ्लोरल वॉल्स, ये एक्सेसरी फ्लोरल वॉल्स होगी। तो एक्सेसरी फ्लोरल वॉल का मतलब क्या हुआ, ऐसी फ्लोरल वॉल्स या ऐसी रिंग्स ऑफ फ्लावर जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में यूज नहीं होते, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस इन द फ्लावर बट दे डजंट हैव डायरेक्ट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है ना। अब बची 2 रिंग्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो ये वाली रिंग जो ब्लू में बनी है, इसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं, जैसे आप पहले से ही जानते हैं, दिस इज एंड्रोशियम, एंड ये दूसरा जो ब्लैक में बना, दिस इज गाइनोशियम। ये ऐसी 2 रिंग्स अगर इनको भी प्लस किया जाए, ठीक है ना, तो ये ऐसी 2 रिंग्स है जो डायरेक्टली किसमें यूज हो रही है, जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में यूज हो रही है। एंड्रोशियम बना रहा है मेल स्ट्रक्चर, गाइनोशियम बना रहा है फीमेल स्ट्रक्चर, मतलब दे आर डायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ऐसी पर्टिकुलर रिंग्स जो डायरेक्टली प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में यूज होती है, इनको हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव वॉल्स। दे आर नोन एज रिप्रोडक्टिव वॉल्स, दे आर नोन एज रिप्रोडक्टिव वॉल्स। क्लियर है। तो मतलब कैलेक्स एंड करोला एक्सेसरी वॉल है, एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव वॉल है। क्लियर है। अब कभी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वॉल ऑफ फ्लावर, तो आंसर आएगा कैलेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड वॉल ऑफ फ्लावर, आंसर आएगा करोला। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिप्रोडक्टिव वॉल, तो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव वॉल कौन सी होती है बेटा, एंड्रोशियम होती है। सेकंड रिप्रोडक्टिव वॉल कौन सी होती है बेटा, गाइनोशियम होती है। तो मतलब आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा ऑन सेकंड रिप्रोडक्टिव वॉल, और आई कैन से ऑन फोर्थ फ्लोरल वॉल। अगर मैं जनरल में बोल दूं तो फोर्थ फ्लोरल वॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं स्पेसिफाई करके बता दूं तो हम सेकंड रिप्रोडक्टिव वॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस सेकंड रिप्रोडक्टिव वॉल को हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम गाइनोशियम नाम देते हैं। क्लियर है ना। तो ये थोड़ा आउटलाइन है बेटा किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव वॉल्स के बारे में एंड एक्सेसरी वॉल्स के बारे में। तो याद रखना है फर्स्ट सेकंड जो होती है वो एक्सेसरी होती है, थर्ड एंड फोर्थ जो होती है वो बेटा रिप्रोडक्टिव होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए बताइए सेकंड एक्सेसरी कौन सी है, तो सेकंड एक्सेसरी करोला हो गया। फर्स्ट एक्सेसरी कौन सी है, फर्स्ट एक्सेसरी कैलेक्स हो गया। फर्स्ट रिप्रोडक्टिव कौन सी है, तो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम हो गया। सेकंड रिप्रोडक्टिव कौन सी है, तो सेकंड रिप्रोडक्टिव गाइनोशियम हो गया। ठीक है। तो ये सिंपल सी कुछ चीजें बेटा जो आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं इस गाइनोशियम की बात करूं, ठीक है, बिकॉज आज का टॉपिक हमारा गाइनोशियम ही, तो बाकी चीजें हटा देंगे इधर से। चलिए, तो अगर हम इस गाइनोशियम की बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है बच्चा कि गाइनोशियम जो होता है, गाइनोशियम एक कंप्लीट रिंग का नाम, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे कंप्लीट रिंग नहीं बना रहे, हमने बस एक यूनिट बना लिया। तो ये जो यूनिट ऑफ गाइनोशियम होता है, मतलब गाइनोशियम कंप्लीट वर्ल्ड का नाम है, गाइनोशियम पूरी रिंग का नाम है। लेकिन इस रिंग में बेटा जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट को बाहर निकाला है, हम इस इंडिविजुअल यूनिट को थोड़ा बड़ा करके बना देंगे। तो ये हमारे गाइनोशियम का एक सिंगल यूनिट है, जिसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इधर। तो ये जो सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोशियम होता है ऐसा, तो ये जो सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोशियम होता है, दिस सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज नोन एज कार्पल। इसको हम कार्पल बोलते हैं और इसको हम पिस्टल भी बोलते हैं।
इसको हम कार्पल बोलते हैं, इसको हम पिस्टल बोलते हैं, या इसको आप बेटा मेगास्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है ना। तो मतलब गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम पूरी रिंग का नाम है। उस रिंग के अंदर जो स्मॉल यूनिट्स है, मतलब अगर हम गाइनोशियम को, ये जो अभी मैं फ्लावर बना रहा हूं, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर बेटा, ये है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। मतलब इमेजिन कर लीजिए कि ये इमेजिन कर लीजिए बेटा ये फ्लावर है, ठीक है, ये इमेजिन कर लीजिए फ्लावर है। तो आपने फ्लावर को कैसे काटा बेटा, आपने इसको लॉन्गिट्यूडिनली काटा, मतलब आपने इसको ऊपर से नीचे के लिए काटा। अभी आप इसका साइड व्यू देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं फ्लावर को बेटा ऊपर से देख लूं, सरफेस व्यू में देख लूं, मतलब में फ्लावर को काट नहीं रहा हूं, मैंने फ्लावर को ऐसे हैंड में पकड़ा हुआ है और मैं उसको ऊपर से देख रहा हूं। तो जब आप फ्लावर को ऊपर से देखेंगे आपको ये जो गाइनोशियम है ना बेटा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये ऐसा रिंग ऑफ गाइनोशियम है बेटा, इस तरीके से, मतलब यहाँ पे एक गाइनोशियम भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर एक से ज्यादा गाइनोशियम है बेटा, वो क्या बनाएगा, वही रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। उस रिंग में से हमने एक यूनिट को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो मतलब अगर एक फ्लावर है उसमें मान लो 5 गाइनोशियम है, तो वो 5 गाइनोशियम बेटा रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वो सॉरी इसमें बेटा 5 कार्पल्स है, तो वो 5 कार्पल्स बेटा एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो उन 5 कार्पल्स में से हमने एक कार्पल को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और उसको यहाँ पे शो कर रहा हूं मैं। तो इस कार्पल को हम बेटा पिस्टल भी बोलते हैं, और इस कार्पल को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो एंथर जो था बेटा वो माइक्रोस्पोरेंजियम था, एंड कार्पल जो है बेटा वो मेगास्पोरेंजियम है। एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम इसलिए था बिकॉज वो माइक्रोस्पोर बनाता है, और ये मेगास्पोरेंजियम इसलिए है बिकॉज ये क्या बनाएगा, ये मेगास्पोर बनाएगा बेटा। ठीक है ना। अभी हम देखेंगे आगे मेगास्पोर कैसे बनता है। तो बस अभी इतना याद रख लीजिए कि यूनिट ऑफ गाइनोशियम जो है, यूनिट ऑफ गाइनोशियम को कार्पल बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं, और मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। समझ गए ना। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, क्लियर है। अब अगर ये गाइनोशियम, जिस गाइनोशियम की भी बात कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर अभी थोड़ी देर में आएंगे। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा ये फ्लावर जो है, इधर से हम इधर दिखा देते हैं, ठीक है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल बेटा ये फ्लावर जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये फ्लावर जो है बेटा ये एक सिंगल गाइनोशियम का बना है, मतलब इसके अंदर गाइनोशियम का जो वॉल है बेटा उसमें बहुत सारी गाइनोशियम्स नहीं है, एक सिंगल गाइनोशियम प्रेजेंट है। ठीक है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूं तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ गाइनोशियम्स, यहाँ पे हम अगर एरो के नीचे लिखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ गाइनोशियम, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ गाइनोशियम। ठीक है ना। तो मतलब एक फ्लावर के अंदर कितनी गाइनोशियम प्रेजेंट है, एक फ्लावर के अंदर उस गाइनोशियम में कितनी कार्पल्स प्रेजेंट है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्पल्स इन ए गाइनोशियम, ठीक है ना, हम फ्लावर को बेटा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा मोनोकार्पलरी, ऐसे लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ बेटा मोनोकार्पलरी, ठीक है ना। और एक नाम मैंने लिखूंगा यहाँ पे बेटा फॉर एग्जांपल बाइकार्पलरी, और एक लिख सकते हैं बेटा पॉलीकार्पलरी, या इसको मल्टीकार्पलरी भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्पल्स इन अ फ्लावर, कि एक फ्लावर के अंदर कितनी कार्पल्स प्रेजेंट होती है, एक फ्लावर के अंदर एक कार्पल प्रेजेंट है, 2 कार्पल प्रेजेंट है, 3 कार्पल प्रेजेंट है, या 3 से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस नंबर हम उस फ्लावर को अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग टाइप में डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ मोनोकार्पलरी, तो मोनोकार्पलरी ऐसा फ्लावर होगा जिसके अंदर कंप्लीट गाइनोशियम में खाली 1 कार्पल प्रेजेंट होगा, सिंगल कार्पल प्रेजेंट होगा। तो ऐसा फ्लावर जिसके पास गाइनोशियम है लेकिन गाइनोशियम खाली सिंगल कार्पल का बना है, एक अकेली कार्पल का बना है, तो ऐसे पर्टिकुलर फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, इसको हम मोनोकार्पलरी फ्लावर बोलेंगे। क्लियर है ना। बाइकार्पलरी से आप समझ ही गए बेटा, बाइकार्पलरी का मतलब होता है 2 कार्पल्स, मतलब गाइनोशियम के अंदर कितनी कार्पल्स है, ओनली 2 कार्पल्स है, मतलब ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स हो गए बेटा। क्लियर है ना। तो इस
इसमें खाली ऐसा एक ही स्ट्रक्चर है और बाई कार्बोनेट में बेटा ऐसे दो स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। अगर ए गायनेशियम के अंदर 3 कार्पल्स है तो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ट्राई कार्पलरी बोलेंगे। और अगर 3 से ज्यादा निकले, ठीक है ना, मोर देन 3 निकले, मोर देन 3 निकले, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पॉलीकार्पलरी बोलते हैं। हमने 11th में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे भी याद रखिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्पल्स a flower can be divided into different groups: monocarpellary, bicarpellary, tricarpellary and polycarpellary. Monocarpellary contains 1 carpel in complete gynoecium. Bicarpellary contains 2 carpels in complete gynoecium. Multicarpellary contains many carpels in gynoecium. क्लियर है ना। तो मतलब अगर आप इधर इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस ओवरऑल फ्लावर में कितनी कार्पल्स बना ली, एक सिंगल कार्पल बना ली। तो मतलब ये कौन सा कंडीशन हो गया बेटा, ये हो गया मोनोकार्बोनेट कंडीशन। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे और यहाँ पे बेटा और एक एक कार्बन बना लिया होता तो फिर यहाँ पे 3 कार्बन्स होती, 1, 2 एंड 3, तो फिर उसको ट्राई कार्बोनेट बोलते हैं। लेकिन अगर 3 से ज्यादा हो किसी फ्लावर में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम पॉलीकार्बोनेट कंडीशन बोलते हैं। समझ गया ना बच्चा, क्लियर हो गया ना। अब अगर फ्लावर जो है बेटा वो बाइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी है, मान लो किसी फ्लावर के अंदर बेटा एक से ज्यादा कार्पल्स है, 2 है, 3 है, 4 है या बहुत सारी कार्पल्स है। अब इमेजिन कर लो कि एक फ्लावर आपके पास है, उसमें 2 कार्पल्स है, लेकिन दोनों कार्पल्स जो है बेटा वो अलग अलग है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर है, उसमें कार्पल नंबर 1 है, कार्पल नंबर 2 है, तो ये अलग अलग है बेटा, ये सेपरेट है, ये आपस में फ्यूज नहीं हुई है बेटा, ठीक है ना। तो अगर एक फ्लावर डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूजन, इधर लिख देते हैं ऐसे बेटा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम और एक यहाँ पे डाल दें, इधर ऐसे देते बेटा। So depending upon the fusion, depending upon the presence or absence of fusion, मतलब कि अगर 2 कार्बन्स है, क्या वो कार्बन्स फ्यूज्ड है आपस में या अनफ्यूज्ड है, ठीक है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी के 2 कार्बन्स है या 2 से ज्यादा कार्बन्स है, और वो कार्बन्स क्या आपस में फ्यूज्ड है, क्या वो आपस में फ्यूज हो गई है या नहीं हुई है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रॉपर्टी हम दोबारा से बेटा फ्लावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर कार्बन जो है, इसको हम थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, तो इसके 2 टाइप्स है बेटा, इधर 2 टाइप्स है इसके बेटा, ठीक है। अगर कार्बन फ्यूज है, ठीक है ना, या पहले अनफ्यूज की बात, अगर कार्बन मान लो 3 कार्बन्स है और तीनों कार्बन्स बेटा अलग अलग रह रही है, अनफ्यूज्ड कार्बन्स है, ठीक है ना। तो अगर फ्लावर के अंदर बेटा कार्बन्स है मोर देन 1 कार्बन है और कार्बन्स बेटा आपस में कैसी है, अनफ्यूज्ड है बेटा, आपस में जुड़ी नहीं है, तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को बेटा इन फ्लावर हम बोलते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस, तो याद रखना है, एपोकार्पस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे फ्लावर में बेटा मोर देन 1 कार्पल होगा, लेकिन कार्पल्स बेटा आपस में फ्यूज नहीं है, अनफ्यूज्ड कार्पल्स है बेटा। ऐसी पर्टिकुलर फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एपोकार्पस फ्लावर बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी फ्लावर के अंदर बेटा मोर देन 1 कार्पल है और कार्पल्स फ्यूज्ड है आपस में, मतलब कार्पल्स आपस में जुड़ गई है बेटा, फिक्स हो गई आपस में, ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम बच्चा बोलते हैं सिनकार्पस, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसे देख ले, यहाँ पे एक कार्बन है, मान लो यहाँ पे और एक कार्बन छोटा सा और एक कार्बन यहाँ पे, तो मैं बनाते हैं, इमेजिन कर लीजिए बच्चा, यहाँ पे और एक छोटा सा कार्बन होता और ये दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब ये और ये आपस में जुड़े नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन को एपोकार्पस बोलते हैं। अगर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सिनकार्पस बोलते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, एपोकार्पस का एग्जाम्पल याद रखना, मैं इधर लिख देता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बेटा इसका है, इधर लिख देते हैं रेनिनक्यूलस, एंड माइचेलिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद रख लेना। सो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स, द फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन
presence of fusion or absence of fusion in the gynoecium, the flowers can be of two types: apocarpus, which are unfused flowers; syncarpus, which are fused flowers. Example of unfused flower is ranunculus and mycelia, and example of syncarpus flower is datura and hibiscus. ओके बेटा, अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो ये है, अगर हम एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है ना, मान लो मैं जिम्नोस्पर्म की बात बेटा, एंजियोस्पर्म्स का एवोल्यूशन हुआ। अब इमेजिन कर लो जो फर्स्ट फॉर्मड एंजियोस्पर्म्स थे, मतलब जो एवोल्यूशन में पहले बने हुए एंजियोस्पर्म्स थे, या मैं बोल सकता हूँ जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स थे, ठीक है ना। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के अंदर मोस्ट कॉमनली जो कंडीशन देखी जाती है दैट इज एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है ना। और मॉडर्न फ्लावर्स के अंदर क्या देखी जाती है बेटा, उनके अंदर देखी जाती है सिनकार्पस कंडीशन। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर हम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो फ्लावर्स जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स है दे आर कॉमनली एपोकार्पस, एंड वो फ्लावर्स जो मॉडर्न एंजियोस्पर्म्स है, जो न्यूली फॉर्म्ड एंजियोस्पर्म्स है, दे आर कॉमनली सिनकार्पस। तो अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म सिनकार्पस होती है, एंड मोस्ट रीसेंट फॉर्म जो होती है बेटा वो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म जो होती है बेटा वो एपोकार्पस होती है, एंड मोस्ट रीसेंट फॉर्म जो है बेटा वो कौन सी होती है, वो बच्चा सिनकार्पस होती है। तो प्लीज याद रखिएगा एपोकार्पस का मतलब क्या है, सिनकार्पस का मतलब क्या है। एपोकार्पस प्रिमिटिव है, सिनकार्पस मॉडर्न है। एपोकार्पस के एग्जाम्पल, सिनकार्पस के एग्जाम्पल, एंड इसके अलावा मोनोकार्पलरी बाइक। अच्छा ये याद रखना है, मोनोकार्पलरी में एपो एंड सिन देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज सिंगल कार्पल है तो वहां पे एपो एंड सिन का नाम ही नहीं आएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा है, 2, 3, 4, तो वहां पे फिर क्या आता है बेटा, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस कंडीशन आती है। और एक चीज याद रखना है कि जो फ्लावर्स जिन फ्लावर्स के अंदर एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है ना, तो ऐसे पर्टिकुलर फ्लावर्स के अंदर फ्रूट्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं। याद रखना, ऐसे पर्टिकुलर फ्लावर्स जिनके अंदर एपोकार्पस कंडीशन देखी जाती है उनका फ्रूट साइज में छोटा होता है एंड एग्रीगेट फ्रूट होता है। हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है बेटा, एग्रीगेट फ्रूट का मतलब क्या होता है। तो एग्रीगेट फ्रूट मतलब छोटे छोटे फ्रूट्स आपसे फ्यूज हो जाते हैं, तो वो एपोकार्पस कंडीशन में देखा जाता है। लेकिन सिनकार्पस फ्रूट्स जो होते हैं दे आर लार्ज साइजेड फ्रूट्स बेटा, क्लियर है ना। एपोकार्पस में स्मॉल फ्रूट्स एग्रीगेट टाइप होते हैं, एंड सिनकार्पस में बेटा लार्ज फ्रूट्स होते हैं, क्लियर है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स है इसके बारे में, फ्लावर के बारे में एंड फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, क्लियर है ना बच्चा। चलिए अभी हम आगे आते हैं, इसको हम रब कर रहा हूं मैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, पूरा इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चा, तो इसको हम रब कर देंगे। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपने याद रखा रिंग ऑफ कार्पल को हम गाइनोशियम बोलते हैं। गाइनोशियम जो होगा वो यूनिट्स का बदला है, जो यूनिट्स को हम पिस्टल, कार्पल और मैग्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। एंड हमने ये भी देखा कि मैग्रोस्पोरेंजियम एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, और बेस्ड ऑन एक है कि एक से ज्यादा है, हमने उनको अलग अलग नाम दे दिए। एंड फिर अगर एक से ज्यादा है वो फ्यूज, अनफ्यूज हो सकते हैं, और उसके ऊपर भी बेटा हमने उनको अच्छे से समझा और क्लासिफाई भी किया, क्लियर है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल की तरफ। कुछ थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, मतलब कार्पल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये आपको कार्पल दिखाई दे रहा है यहाँ पर डायग्राम में। तो कार्पल के अंदर 3 मेजर पार्ट्स पाए जाते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको मैं ग्रीन कलर में थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ कार्पल है, दिस इज द फर्स्ट रीजन और फर्स्ट पार्ट ऑफ कार्पल प्रेजेंट इन द फ्लावर्स, ओके गाइस। So this part is known as stigma. This is known as stigma. तो स्टेगमा क्या है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ कार्पल है। स्टेगमा के बारे में आपको याद रखना है, इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टिव साइट, किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। मतलब यह पोलन ग्रेन पानी से, इंसेक्ट के थ्रू, हवा के थ्रू
किसी बर्ड के थ्रू, किसी एनिमल के थ्रू बेटा कहाँ पे पहुंचेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे पहुंचेगा या गाइनोशियम पे पहुंचेगा। तो गाइनोशियम के अंदर इस पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम, इस पोलन ग्रेन को बेटा पकड़ने का काम किसको होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ गाइनोशियम, फर्स्ट पार्ट ऑफ कार्पल को होता है, जिस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जिसको स्टैग्मा बोलते हैं। मतलब स्टैग्मा का काम क्या है, इसका काम है पोलन ग्रेन्स को अपने ऊपर क्या करना, रिसीव करना। तो ये रिसीवर है किनका, पोलन ग्रेन्स का। तो ये पोलन ग्रेन को पकड़ेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, फिर आगे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। तो बस यहाँ पे इतना याद रख लीजिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल स्टैग्मा, एंड स्टैग्मा इज अ रिसेप्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इट एक्ट्स एज अ रिसेप्शन साइट फॉर इनकमिंग पोलन ग्रेन्स। क्लियर है ना। सेकेंड पॉइंट याद रखना है, ये इनफर्टाइल पार्ट होता है, ये इनफर्टाइल सेटेराइल पार्ट होता है। मतलब इस पार्ट में बेटा कोई भी मेल या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये एक ऐसा हिस्सा है जहां पे गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो दैट मींस अगर गैमीट यहाँ पे नहीं बन रहा है तो इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मैं इनफर्टाइल पार्ट मानूंगा। क्लियर है ना। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। ये जो सेकेंड पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो हम रेड में हाईलाइट कर रहे हैं बच्चा, तो दिस रेड कलर स्ट्रक्चर, दिस कैनाल शेप स्ट्रक्चर, ये जो कैनाल शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस कैनाल शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को इधर से लेकर इधर तक, दिस इज नोन एज स्टाइल, STYLE, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। तो स्टैग्मा के बाद स्टाइल आ गया। स्टाइल जो होता है, ये होता है बेटा, इट एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ पोलन ट्यूब, कैरियर ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है ना। अब ये पोलन ट्यूब क्या है, इसको मैंने बोला था पोस्ट वाला पार्ट में बाद में पढ़ाऊंगा, पोस्ट पॉलिनेशन मॉडिफिकेशन में बाद में पढ़ाऊंगा। तो पोस्ट मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही पोलन ग्रेन स्टैग्मा के ऊपर बैठेगा तो स्टैग्मा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। जैसे पोलन ग्रेन के अंदर वाटर जाएगा थ्रू स्मॉल पोर, जो हमने लास्ट टाइम पे जर्म पोर्स पढ़े थे, जैसे जर्म पोर के थ्रू पानी अंदर चला जाता है तो इनसाइड पोलन ग्रेन प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो इनटाइन का एक वॉल बाहर आएगा, इनटाइन का एक वॉल ट्यूब के फॉर्म में बाहर आएगा। उस ट्यूब लाइक इनटाइन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। पोलन ट्यूब को जाना है किसके पास, फीमेल गैमीट के पास या ओव्यूल के पास जाना है। तो ओव्यूल के पास पहुंचने के लिए उस पोलन ट्यूब को किसके बीच में से ग्रो करना पड़ेगा, इस स्टाइल के बीच में से ग्रो करना पड़ेगा। तो मतलब पोलन ट्यूब जो है वो तभी ओवरी में पहुंचेगा, वो तभी ओव्यूल के पास पहुंचेगा जब वो किसके थ्रू क्रॉस होगा बेटा, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू क्रॉस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। सो इट एक्ट्स एज अ कैरियर। एंड ये भी क्या होता है, ये भी इनफर्टाइल पार्ट होता है, ये भी कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं करता है। दिस इज ऑल्सो इनफर्टाइल पार्ट और सेटेराइल पार्ट, और सेटेराइल पार्ट। क्लियर है ना। अब जो नीचे आपको गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, सर्कल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस सर्कल शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज, दिस सर्कल शेप्ड स्ट्रक्चर हियर, दिस इज नोन एज ओवरी, दिस इज नोन एज ओवरी, एंड ओवरी इज फर्टाइल पार्ट। यही वो पार्ट होता है जहां पे फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और यही वो पार्ट है जहां पे बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी प्लांट्स के अंदर इधर होता है। तो दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं स्टाइल, अगर हम ओवरऑल ओवरव्यू में देखें तो पिस्टल जो होगा, कार्पल जो होगा, इट इज मेड अप ऑफ 2 इनफर्टाइल एंड 1 फर्टाइल पार्ट। इनफर्टाइल पार्ट में बेटा स्टैग्मा एज सब्टर साइट आता है, स्टाइल एज कैरियर आता है, एंड फर्टाइल पार्ट में बच्चा कौन आएगा, ओवरी आएगा, जो लास्ट वाला पार्ट होता है। क्लियर है ना। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल एंड वेरियस पार्ट्स रिलेटेड टू द कार्पल। अब अगर हम कार्पल के अंदर ओवरी की तरफ देखें, ठीक है ना, इनसाइड ओवरी अगर हम देखें तो ओवरी जो होता है बच्चा, इसके अंदर से यहाँ पे इनसाइड ओवरी जो होता है बेटा, इसमें आपको ऐसे कुछ एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे इस तरीके से। ओवरी के अंदर इनसाइड में आपको कुछ एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। दीज एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स, अगर हम इनको रब कर देता हूं इसको,
अगर हम इन एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स को बेटा यहाँ पे हाईलाइट कर दें तो दीज एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज प्लेसेंटा, ठीक है। ये मेल ह्यूमन का प्लेसेंटा नहीं है, ये एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, एलिवेटेड टिश्यू है इनसाइड इनर वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी का जो अंदर वाला वॉल होगा, अंदर से उसमें एलिवेशंस पाई जाती है, जिन एलिवेशंस को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। अब इन प्लेसेंटा के ऊपर बच्चा आपको मिलेगा एक्चुअल फर्टाइल पार्ट ऑफ फ्लावर, वो पार्ट ऑफ फ्लावर जहां पे एक्चुअली क्या बनता है, मेल गैमीट बनता है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो इसके अंदर मिलेगा, इसके ऊपर मैं ऐसे बना देता हूं ताकि आपको दिख जाए। तो दीज स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर प्लेसेंटा, दीज आर नोन एज, जो हम यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम हाईलाइट करते हैं बच्चा इधर मैं हाईलाइट कर देता हूं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको ओव्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना ओव्यूल कहां पे होता है, ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल कहां पे होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन ए कुशन लाइक टिश्यू, ऑन ए एलिवेटेड टिश्यू, और उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, उसको बच्चा हम प्लेसेंटा बोलते हैं। क्लियर, अब आपको समझ आया होगा प्लेसेंटा क्यों बोला जाता है इसको। प्लेसेंटा इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसी के ऊपर क्या होता है, एक्चुअल फर्टाइल टिश्यू होता है, एक्चुअल फर्टाइल स्ट्रक्चर होता है, जिस फर्टाइल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ओव्यूल का नाम देते हैं। क्लियर है ना, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है किसका। अच्छा, और एक चीज याद रखना है, द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन ओवरी, हमने अलग में पढ़ा था, द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन ओवरी। यहाँ पे अगर आप प्लेसेंटा देखेंगे तो इस प्लेसेंटा के ओवरी में क्या अरेंजमेंट होगा, इट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन हमने अलग में पढ़ी थी, अलग अलग तरीके की, तो बस यहाँ पे रिमाइंडर दे रहा हूं मैं, एक बार चेक कर लीजिएगा उसको। तो अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इनसाइड द इनर वॉल ऑफ ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, और जो अरेंजमेंट प्लेसेंटा का होगा वही अरेंजमेंट किसका होगा, ओव्यूल का भी होगा। आप देख सकते हैं जहां पे प्लेसेंटा है वहीं पे ओव्यूल है, तो जैसा प्लेसेंटा का अरेंजमेंट होगा वैसा ही किसका अरेंजमेंट होगा, वैसा ही ओव्यूल का भी अरेंजमेंट होगा। क्लियर है ना बच्चा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ओव्यूल में से, ओवरी में कुछ खास समझना नहीं है, वो हमने जो इंपॉर्टेंट है 12th के अकॉर्डिंग वो हमने पढ़ लिया, जो 11th के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट था वो हमने 11th में आपको बता दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस ओवरी में से बच्चा बाहर निकालेंगे, किसको, ओव्यूल को बाहर निकालेंगे, और अब स्टडी किसको करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को स्टडी करेंगे कि ओव्यूल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ओव्यूल के टाइप्स किस किस तरीके के होते हैं। क्लियर है ना। चलिए, अभी सही है, अभी थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा था। चलिए बच्चा, तो हमने कार्पल के बारे में पढ़ा, कार्पल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, कार्पल के फ्यूजन के बेसिस पे एंड नंबर के बेसिस पे उसके टाइप्स पढ़े, ठीक है। अभी हम फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल को बाहर निकालेंगे और देखेंगे ओव्यूल में क्या क्या चीजें होती है। क्लियर है। तो इन चीजों को हम रब कर देंगे जो हमने आपने समझ ही लिए। तो ये हमने समझ लिया कि कौन सा पार्ट क्या क्या है। तो अभी हम फोकस करेंगे बच्चा इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसको हमने अलार्म में नहीं पढ़ा है, इसको हम 12th में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वो है आपका ओव्यूल, ठीक है ना। तो इसको हम बाहर निकालेंगे इधर। ये जो ओव्यूल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा बाहर निकालूंगा, और बाहर निकाल के इसको थोड़ा हम हाईलाइट करेंगे और देखेंगे कि ये किस चीज का बना है और इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। चलिए, सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ओव्यूल के बारे में बच्चा याद रखना है वो ये है कि ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के अंदर, मतलब अगर मैं इनसाइड ओव्यूल चला जाऊं तो ओव्यूल के अंदर आपको बेटा मिलेगा एक्चुअल सेल, ठीक है ना। जो सेल बाद में क्या करता है, जो एक्ट करता है एज फीमेल एग और एग सेल इन केस ऑफ प्लांट्स। मतलब ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ऑर्गेनिक प्लांट का जिसके अंदर क्या बनता है, जिसके अंदर फीमेल गमीट बनता है। तो मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर फिर क्या है बेटा, फीमेल गमीट है। अब फीमेल गमीट एक इंपॉर्टेंट सेल है, जैसे आपको पता है, जैसे मेल गमीट इंपॉर्टेंट सेल था और हमने उसको प्रोटेक्ट किया था बेटा बायोस्फीयर के सबसे हार्डेस्ट मटेरियल से, जिस हार्डेस्ट मटेरियल को हमने बाद में क्या नाम दिया था, सुपोरोपॉलिन नाम दिया था।
सिमिलर तरीके से हमारा फीमेल गेमीट जो है फ्लावर्स के अंदर, वो भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और अगर फीमेल गेमीट भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स हमको फीमेल गेमीट को भी क्या करना पड़ेगा, हमको फीमेल गेमीट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप मेल गेमीट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपको फीमेल गेमीट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ फीमेल गेमीट, ठीक है ना, ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। पहले मैं नाम लिख देता हूं, इनको हम इंटेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आपको फीमेल गेमीट को प्रोटेक्ट करना है, फीमेल गेमीट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्रोटेक्शन का कवर बनाना पड़ेगा। तो ओव्यूल के अंदर प्रोटेक्शन के लिए या प्रोटेक्टिव कवर बनाने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, जिस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जिसको इंटेगमेंट बोलते हैं, जिसको हम इंटेगमेंट, हम अभी देखेंगे इंटेगमेंट क्या है। तो अभी बस इतना याद रख लीजिए, ओव्यूल के पास है अंदर फीमेल गेमीट, फीमेल गेमीट को चाहिए प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन करने के लिए क्या किया गया, इस फीमेल गेमीट ने अपने बाहर एक वॉल बना ली, एक लेयर बना ली प्रोटेक्शन की, जिस प्रोटेक्टिव वॉल को या जिस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंटेगमेंट बोलते हैं। कैसा होता है, कितने टाइप्स के इंटेगमेंट्स होते हैं, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। क्लियर है ना। जैसा इंटेगमेंट के अंदर आएंगे तो आपको डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर या डेवलपिंग एग के अंदर आपको मिलेगा एक न्यूट्रिएंट टिश्यू, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। डिप्लॉयड टिश्यू होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेटा किसको, डेवलपिंग एग सेल को। बाद में न्यूक्लियस को रिप्लेस करेगा, हम आगे पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म रिप्लेस करेगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि फीमेल गेमेटोफाइट के बाहर, अंदर फीमेल गेमेटोफाइट होगा और फीमेल गेमेटोफाइट के बाहर बेटा इनसाइड ओव्यूल एक न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, जिस न्यूट्रिटिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जो डिप्लॉयड नेचर का होता है। क्लियर है ना। न्यूट्रिटिव टिश्यू के अंदर आएंगे, न्यूक्लियस के अंदर आएंगे तो आपको बेटा फीमेल गेमेटोफाइट मिलेगा, जिसको हम यहाँ पे एम्ब्रायो सैक बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, फीमेल गेमेटोफाइट मिलेगा, मतलब वो स्ट्रक्चर मिलेगा जहां पे एक्चुअली में एग बनने वाला है, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एम्ब्रायो सैक भी बोलते हैं। क्लियर है। इसके अलावा क्या मिलेगा, इसके अलावा बेटा एक स्टॉक मिलेगा, जिस स्टॉक को हम फ्यूनिकल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। अब एक फ्यूनिकल क्या करेगा, ये आपके ओव्यूल को बेटा मदद करेगा किसके साथ बाइंड करने में, प्लेसेंटा के साथ बाइंड करने में। जस्ट इमेजिन कर लीजिए ऐसे बेटा, जस्ट इमेजिन दिस, कि ये कैप जो है, दिस कैप इज रिप्रेजेंटिंग इंटेगमेंट पार्ट ऑफ ओव्यूल। अब इंटेगमेंट पार्ट ऑफ ओव्यूल के नीचे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने पेडिसल देखा था, इमेजिन कर लो बेटा वैसे ही स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। या जैसे हमने इन केस ऑफ मेल गेमेट फिलामेंट देखा था, तो इमेजिन कर लीजिए वैसे ही फिलामेंट शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो जो फिलामेंट शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है, ये इमेजिन कर लो, ये हाथ जो ये प्लेसेंटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिलामेंट क्या करता है, ये इस ओव्यूल को मदद करेगा बाइंड करने में, किसके साथ, इस प्लेसेंटा के साथ। तो दिस filament shaped structure which helps an ovule to bind with placenta of ovary, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। यानी अगर हम ओवरऑल जनरल व्यू में देखें तो एक ओव्यूल के पास क्या क्या होता है, एक ओव्यूल के पास प्रोटेक्टिव कवर इंटेगमेंट होता है, फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू ताकि एम्ब्रायो सैक एंड एग से डेवलप हो जाए, न्यूक्लियस होता है, एंड फाइनली नीचे से, बिकॉज आपको फिलामेंट से, बिकॉज आपको नीचे ओवरी से, ओवरी को बाद में बेटा नीचे थैलेमस से न्यूट्रिशन लाना पड़ेगा, न्यूट्रिशन खींचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या रखा गया बेटा, उसके लिए एक फिलामेंट शेप्ड स्ट्रक्चर रखा गया, जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर कैसे है दिखने में, कौन सा स्ट्रक्चर कैसा है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है ना। अब ध्यान से देख लेना बच्चा, मैंने आपको अभी बोला कि ओव्यूल के पास बेटा एम्ब्रायो सैक होता है, एम्ब्रायो सैक को प्रोटेक्ट करने के लिए दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, या मैं बोलूं दो स्पेशल प्रोटेक्टिव कवर्स पाए जाते हैं, जिन कवर्स को हम क्या बोलते हैं, जिनको हम इंटेगमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इंटेगमेंट को बनाऊंगा। अब इंटेगमेंट जो होता है ये प्रोटेक्टिव कवर होता है, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं समझने के लिए। ये पहला कवर है, इसको हम ब्लैक कलर कर देंगे ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। दिस इज द फर्स्ट इंटेगमेंट और फर्स्ट प्रोटेक्टिव कवर।
तो ये पहला इंटेगमेंट हो गया। अब यहाँ पे जो एल्यूल बना रहा हूँ ना, या सीधा भी बना सकते हैं, लेकिन बिकॉज एंजियोस्पर्म्स के अंदर कॉमन टाइप ऑफ एल्यूल यही होता है, इसको एनाट्रोपस बोलेंगे, अभी मैं पढ़ा दूंगा थोड़ी देर में, इसलिए मैं उसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ। ये आपने पहला इंटेगमेंट देखा, और फर्स्ट इंटेगमेंट के बाद और एक इंटेगमेंट होगा, ये वाला है जो इसके बाहर पाया जाता है, जो मैंने रेड में बनाया है, ये सेकंड इंटेगमेंट। तो मैंने आपको बोला था आगली बच्चा कि ओव्यूल के पास फीमेल गेमेटोफाइट है, फीमेल गेमेटोफाइट को प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल गेमेटोफाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ, जिनको हम एक साथ कंबाइन करके इंटेगमेंट बोलते हैं, लेकिन ये इंटेगमेंट्स दो नंबर में होते हैं। और याद रखें इंटेगमेंट सुपरपोलिन का नहीं बना होता, ये जनरल मटेरियल का बना होता है। क्लियर है ना? तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं टू इंटेगमेंट्स कैन बी सीन ऑन द डायग्राम। अब वो इंटेगमेंट जो बाहर के साइड में है उसको हम आउटर इंटेगमेंट बोलेंगे, वो इंटेगमेंट जो अंदर के साइड में है उसको हम इनर इंटेगमेंट बोलेंगे। यानी ओवरऑल हमारे ओव्यूल के अंदर दो इंटेगमेंट्स होते हैं, आउटर इंटेगमेंट एंड इनर इंटेगमेंट, आउटर प्रोटेक्टिव कवर एंड इनर प्रोटेक्टिव कवर। क्लियर है ना? ये तो बेटा इंटेगमेंट्स की बात होगी। अब अगर मैं इसके अंदर आ जाऊँ, सेंटर में आ जाऊँ, तो सेंटर में आपको यहाँ पे इधर आपको क्या मिलता है, इधर आपको एम्ब्रायो सैक मिलता है। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ थोड़ा बड़ा, तो दिस इज योर एम्ब्रायो सैक। क्लियर है ना? इसमें सेल्स पाई जाती है, इनको बाद में देखेंगे कौन कौन सी सेल्स है, बस अभी हम नाम याद रख लीजिए। यहाँ पे ऊपर साइड में 3 सेल्स मिलेंगी, नीचे साइड में 2 छोटी सेल्स और एक बड़ी सेल मिलेंगी ऐसे, और यहाँ पे ऐसे 2 न्यूक्लियस मिलते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे ये कैसे बन गया, तो अभी बस आप याद रख लीजिए कि नीचे एम्ब्रायो सैक। क्लियर है ना? अब इस एम्ब्रायो सैक, जब ये एम्ब्रायो सैक बन रहा होगा, ये याद रख लेना, मैंने यहाँ पे डेवलप्ड एम्ब्रायो सैक बनाया, लेकिन ये एट अ टाइम इतनी सेल्स का नहीं होगा, ये धीरे धीरे बेटा सेल्स को इंक्रीज करा देगा। जब ये सेल्स को इंक्रीज करा रहा होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये सेल्स का नंबर बढ़ा रहा होगा ना, उस टाइम पे बेटा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इस एरिया में इस एरिया के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको न्यूट्रिटिव टिश्यू मिलेगा, जिस न्यूट्रिटिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। बाद में बेटा ये बिकॉज जब एम्ब्रायो सैक में इंक्रीज होगा ना, बाद में न्यूक्लियस खत्म हो जाता है और उसकी जगह कौन लेता है, उसकी जगह एंडोस्पर्म ले लेता है। लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में न्यूक्लियस होगा, तो ये इसका प्रोटेक्टिव टिश्यू है। क्लियर है? ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये तो हमारा है इंटेगमेंट। अब इंटेगमेंट जो है ये जुड़ेगा बच्चा एक फिलामेंट शेप्ड स्ट्रक्चर से, ऐसे इस तरीके से, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये फिलामेंट शेप्ड स्ट्रक्चर है इस तरीके से। This is the filament shaped structure here, and this is known as funicle. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। क्लियर है ना? अब याद रखना है जिस पॉइंट पे फ्यूनिकल किसके साथ जुड़ता है, इंटेगमेंट के साथ जुड़ता है, द पॉइंट वेयर फ्यूनिकल जॉइंस विद इंटेगमेंट। क्लियर है? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉइंट है, ये एरिया जो है कंप्लीट एरिया जहां पे फ्यूनिकल इंटेगमेंट के साथ जुड़ रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज हाइलम। तो हाइलम जो होता है ओव्यूल के अंदर वो जगह होती है, वो पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है बेटा, जहां पे फ्यूजन ऑफ फ्यूनिकल होता है किसके साथ, विद द इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल। क्लियर है ना? अब ये जो इस फ्यूनिकल को छोड़ दीजिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ओव्यूल में, दिस अपर पार्ट, ठीक है ना, जिसमें ऊपर की सारी चीजें इंक्लूड होती है, इसको हम बॉडी ऑफ ओव्यूल बोलते हैं। मतलब बॉडी ऑफ ओव्यूल में इंटेगमेंट आएगा, एम्ब्रायो सैक आएगा, न्यूक्लियस आएगा, डैश एंड डैश, और नीचे वाला पार्ट जो होता है बेटा जो जुड़ने में मदद करेगा इसके साथ, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे नीचे क्या होगा, यहाँ पे नीचे ऐसे प्लेसेंटा होगा, ये प्लेसेंटा है, ऐसे ब्लैक में प्लेसेंटा बना हुआ है। क्लियर है? और प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ कौन जुड़ रहा है, दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर जुड़ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। क्लियर है ना? अब याद रखना है ओव्यूल के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पे इंटेगमेंट एब्सेंट होता है, वहां पे इंटेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ इंटेगमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया में इंटेगमेंट प्रेजेंट है, लेकिन इस जगह पे इंटेगमेंट एब्सेंट है, यहाँ पे ओपन इंटेगमेंट है।
तो इस पॉइंट पे जहां पे इंटीग्रेट एब्सेंट होता है, यहाँ पे एक पोर पाया जाता है, जिसको मैं ऐसे बनाऊंगा। यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, इस पोर को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो पॉइंट ओव्यूल का जहां पे इंटीग्रेट एब्सेंट है, वहां पे पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट पोर इज नोन एज माइक्रोपाइल। क्लियर है ना। अब इंपॉर्टेंट याद रखना है, ओव्यूल के अंदर वो जगह जहां पे माइक्रोपाइल पाया जाता है, उस जगह को या उस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड वो जगह होती है, वो एंड होता है जहां पे क्या पाया जाता है? माइक्रोपाइल पाया जाता है। और आज के बाद बेटा हमेशा के लिए याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ओव्यूल का वो जगह या वो हिस्सा जहां पे माइक्रोपाइल होता है, दैट इज द एंटीरियर साइड ऑफ ओव्यूल। मतलब अगर आपको कभी देखना पड़े कि ओव्यूल का एंटीरियर साइड कौन सा है और पोस्टीरियर साइड कौन सा है, आगे वाला साइड कौन सा है और पीछे वाला साइड कौन सा है, तो याद रख लेना बेटा कि ओव्यूल का अपर एंड जो होता है, एंटीरियर पॉइंट जो होता है, वो हमेशा वही पॉइंट होता है जहां पे माइक्रोपाइल पाया जाता है। अब ओव्यूल की वो जगह जो अपोजिट माइक्रोपाइल है, ये ओव्यूल का जगह था जहां पे माइक्रोपाइल था। अब ओव्यूल में वो हिस्सा विच इज अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है और ये अपोजिट जगह है बेटा माइक्रोपाइल का। इसको सीधे देखेंगे, दिस इज द अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल। तो अपोजिट एंड जो होगा ओव्यूल का, अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, इसको हम चालजा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम चालजा बोलते हैं। एंड जो होता है बेटा, इसको हम चालजर एंड बोलेंगे। दिस इज नोन एज चालजर एंड। तो मतलब ओव्यूल के पास दो एंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, अपर एंड लोअर। सो एंटीरियर एंड जो ओव्यूल का होता है, दैट इज ऑलवेज माइक्रोपाइलर एंड, और जहां पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। एंड पोस्टीरियर एंड जो होता है बेटा, वो हमेशा होता है चालजर एंड, जहां पे चालजा होता है। चालजा कुछ नहीं, चालजा इज अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल। क्लियर है ना। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं डायग्राम, यहाँ पे नीचे है और वो ऊपर है। मैंने पहले ही बोला था बेटा, ओव्यूल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो टाइप मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ना, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप जो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, इसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। और एनाट्रोपस में हमेशा क्या होता है, ओव्यूल जो है ना वो बेंड करता है, वो नीचे की तरफ बेंड करता है। इस वजह से माइक्रोपाइल नीचे आएगा और चालजा ऊपर जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे माइक्रोपाइल होगा वो हमेशा एंटीरियर एंड होगा, जहां पे माइक्रोपाइल नहीं होगा वो हमेशा पोस्टीरियर एंड होगा। क्लियर है ना। तो ओव्यूल के अंदर दो एंड्स होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड चालजर। माइक्रोपाइलर रिप्रेजेंट्स एंटीरियर एंड चालजर रिप्रेजेंट्स पोस्टीरियर एंड। Micropyle is the end where micropyle is present, means where integuments are absent, and Chalzer end is the opposite end to the micropyle, इसको हम Chalzer end बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए और एक चीज लास्ट याद रखिएगा बच्चा, कि वो जहां ये पॉइंट बेटा इधर, जहां पे बेटा ओव्यूल जो है वो फेलिकल के साथ बाइंड करता है, तो यहाँ पे आपको कभी कभी बेटा इन्फ्लेमेशन जैसा, मतलब इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मतलब ऐसे इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, थोड़ा फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस फूले हुए स्ट्रक्चर को हम रैफे बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रैफे बोलते हैं। समझ गया ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो आई होप आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया। आपने ये समझ लिया कि चालजर एंड क्या है और चालजा किसको बोलते हैं, चालजर एंड क्या है। आपने रैफे समझ लिया, रैफे इन्फ्लेमेशन है। आपने समझ लिया कि जहां पे फिनिकल जुड़ेगा इंटेगमेंट के साथ, उसको हम हाइलम बोलते हैं। आपने ये समझ लिया, अगर ओव्यूल के अंदर चले जाएंगे इसमें न्यूट्रेटिव टिश्यू न्यूट्रेटिव टिश्यू न्यूक्लियस मिलेगा और एम्ब्रायो सैक मिलेगा। आपने ये भी समझ लिया, वो पॉइंट जहां पे इंटेगमेंट होता है, एब्सेंट होता है, उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, एंड को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। आपने ये भी देखा कि फिनिकल जोड़ता है बेटा ओव्यूल को किसके साथ, प्लेसेंटा के साथ बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ओव्यूल के बारे में याद रखने हैं, और बेसिक पॉइंट से ज्यादा टफ वर्क कुछ है नहीं। डायग्राम को ज्यादा फोकस करोगे तो आपको सारी चीजें याद अच्छे से रहेंगी। क्लियर है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे लेयर्स को हमने फिनिश कर दिया बच्चा, ठीक है ना। मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल की तरफ, ठीक है। तो ये मैं रब कर रहा हूँ, या आपको पूरा समझ ही आ गया है, तो इस पार्ट को हम रब कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। नोट्स अगर बना रहे हैं तो थोड़ा पॉज करके बच्चा नोट्स को बना लिया करना। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की तरफ। पहला जो मैं टाइप यहाँ पे लिखने वाला हूँ
वो है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूला। टाइप्स ऑफ ओव्यूल हमारा हेडिंग है, तो फर्स्ट है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, अब ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है तो इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ ऐसा होगा बच्चा। ये ओव्यूल ऐसा होता है, ठीक है ना। अब इस ओव्यूल में स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे माइक्रोवेव एम रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये चार्जर एंड, ये ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया बेटा माइक्रोपाइलर एंड, ये हो गया चार्जर एंड, और ये हो गया बेटा फिनिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको लाइन डायग्राम में ड्रॉ कर दूं, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया ऐसे, माइक्रोपाइलर एंड, फिर थोड़ा दूर है बेटा इससे चार्जर एंड फिर उसके बाद है बेटा फिनिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड, फिनिकल एंड चार्जर एंड किस में बेटा स्ट्रेट लाइन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे माइक्रोपाइलर एक्यूरेट एंटीरियर साइड पे है, चार्जर एक्यूरेट पोस्टीरियर साइड पे है, और तीनों कहाँ पे बेटा, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में पाए जाते हैं। एंड क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोपाइलर दूर है किससे, चार्जर एंड से बेटा, माइक्रोपाइलर फिनिकल दूर है, माइक्रोपाइलर चार्जर दूर है, मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन माइक्रोपाइलर एंड फिनिकल। तो ऐसा ओव्यूल जो स्ट्रेट लाइन में पाया जाता है, जिसका माइक्रोपाइल चार्जर एंड फिनिकल स्ट्रेट लाइन में हो एंड माइक्रोपाइल दूर हो बेटा फिनिकल से, ऐसे ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, इसको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ बेटा इसके ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के। तो फर्स्ट याद रखना बेटा, द ओव्यूल विच आर वर्टिकल, ओव्यूल्स विच आर वर्टिकल, ओव्यूल्स which are vertical, इनको हम मतलब जो स्ट्रेट लाइन में बेटा वर्टिकल हो, इनको हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का होना बेटा किसका कैरेक्टर होता है, ये जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। और ये एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है, जिसको हम पॉलीगोनम बोलते हैं। तो पॉलीगोनम एक ऐसा एंजियोस्पर्म है जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें इधर लिख देते हैं, इट इज सॉरी एंजियोस्पर्म नहीं, पॉलीगोनम जो होता है एंजियोस्पर्म, इट इज एंजियोस्पर्म जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जिसके अंदर आपको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मिलेगा। मतलब ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कॉमनली किन में देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में, मतलब ऑल द जिम्नोस्पर्म्स हैव ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एक्सेप्ट पॉलीगोनम, जो एक एंजियोस्पर्म है जिसमें क्या मिलता है बेटा, जिसमें आपको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। ये भी याद रखना ना, ओव्यूल का फॉर्मेशन जो होगा बेटा, वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ, वो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ही हुआ, लेकिन इनके अंदर ओवरी नहीं बन पाया, इनके अंदर ओव्यूल बना लेकिन ओवरी नहीं बन पाई। तो यही वजह है बेटा, ये सीड तो बनाएंगे लेकिन फ्रूट नहीं बना पाते, तो इसलिए इनकी सीड्स को हम नेकेड सीड्स बोलते हैं। और इनका जो ओव्यूल होगा बेटा, उस ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एम, सी एंड एफ। माइक्रोपाइल चार्जर एंड फिनिकल आर इन स्ट्रेट लाइन, माइक्रोपाइल दूर है बेटा किससे, फिनिकल से। और कॉमनली किसमें देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म्स, कॉमनली बेटा जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टर है, लेकिन एक एंजियोस्पर्म ऐसा है जिसमें देखने को मिलेगा, और वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है पॉलीगोनम। यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड करना है, यहाँ पे बेटा एम कॉमा सी कॉमा एफ आर एट डिस्टेंस, मतलब ये एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, क्लियर ना। ये आपका पहला ओव्यूल खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं सेकेंड ओव्यूल की तरफ, वो है एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल बेटा, जिसको हमने अभी डिटेल में पढ़ा हुआ है।
ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया, ठीक है ना। ये है बेटा माइक्रोपाइल, ये है चारुला, इधर चारुला हो गया, इधर माइक्रोपाइल हो गया और ये फिनिकल हो गया। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे माइक्रोपाइल फिनिकल नजदीक आ गए, ये माइक्रोपाइल है, ये फिनिकल, तो ये नजदीक आ गए। और क्या हुआ बेटा, जो आर्किडाइड कर लीजिए, ये आप एनाट्रोपस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल आपके पास था, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल था, ये उसका फिनिकल था, ठीक है ना। अब ऑर्थोट्रोपस को एनाट्रोपस में कन्वर्ट करने के लिए क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला ओव्यूल का पार्ट है ना, बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है बेटा, ये रोटेट हो गई 180 डिग्री पे। तो जब रोटेशन ऑफ 180 डिग्री आएगा बेटा किसमें, एक ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के अपर बॉडी वाले पार्ट में, तो वो बेंड हो जाएगा। जैसे वो 180 डिग्री से बेंड हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। यानी एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर याद, डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम याद रखना है। एनाट्रोपस ओव्यूल में बेटा ऑर्थोट्रोपस को अगर हम ले लेंगे, यहाँ पे बेटा चाल पे क्या हो गया बेटा, ओव्यूल बेंड हो गया, 180 डिग्री का बेंड आया। जैसे 180 डिग्री का बेंड आया तो माइक्रोपाइल आया नीचे और वो नजदीक आ गया किसके, फ्यूनिकल के, और चाल चला गया ऊपर बेटा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लाइन डायग्राम में ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है बेटा, ये आपका माइक्रोपाइल है, ये आपका फ्यूनिकल है, ये आपका चाल जाए, तो माइक्रोपाइल नजदीक आया फ्यूनिकल के एंड चाल दूर चला गया बेटा, ठीक है ना। तो ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे टर्न कितने का आया, 180 डिग्री का है। तो याद रखना बेटा, द ओव्यूल व्हिच रोटेट्स इट्स बॉडी एट 180 डिग्रीज ऑन हाइलम, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता बेटा, ओव्यूल व्हिच रोटेट्स इट्स बॉडी, which rotates its body at 180 degrees at hilum, ठीक है ना। तो ऐसे पर्टिकुलर ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, इसको एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, समझ गए ना। तो मतलब ओव्यूल जो बेटा वो इन्वर्टेड हो गया और नजदीक आया किसके, फ्यूनिकल के नजदीक आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। एंड एग्जाम्पल याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर, मोस्ट एंजियोस्पर्म्स के अंदर मतलब मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या पाया जाता है, एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाया जाता है ऑर्थोट्रोपस, एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाया जाता है एनाट्रोपस, समझ गए ना। नेक्स्ट क्या है बेटा, ठीक है ना, इधर बना देते हैं। नेक्स्ट हमारा बेटा हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस। अब हेमी एनाट्रोपस मतलब हो गया बेटा हाफ एनाट्रोपस। पूरा एनाट्रोपस 180 डिग्री का टर्न ले रहा था, हाफ एनाट्रोपस क्या लेगा, 90 डिग्री का टर्न लेगा। तो मतलब ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगा आपको बच्चों, ये आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये ओव्यूल कुछ ऐसा है, ठीक है ना। ये हो गया बेटा इसका माइक्रोपाइल, ये हो गया इसका चालदा, ये हो गया बेटा इसका फ्यूनिकल। अगर मैं लाइन डायग्राम में ड्रॉ कर दूं तो दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज चालदा एंड दिस इज फ्यूनिकल बेटा। तो यहाँ पे 180 डिग्री का टर्न आया, माइक्रोपाइल, चालदा एंड फ्यूनिकल, ठीक है ना। यहाँ पे 180 डिग्री का टर्न आया, तो ऐसे पर्टिकुलर ओव्यूल को बेटा जहाँ पे हाइलम के ऊपर बेटा फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल के बीच में क्या आएगा, 90 डिग्रीज का 90 डिग्रीज का टर्न आएगा, ऐसे ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। अगर सीधा है तो ऑर्थोट्रोपस है, अगर 180 डिग्री का टर्न लिया तो एनाट्रोपस है, और अगर 90 डिग्री का टर्न लिया तो हेमी एनाट्रोपस है बेटा। क्लियर है ना। एग्जाम्पल याद रखिएगा बेटा, एग्जाम्पल रेनिनक्यूलस, एग्जाम्पल्स का याद रखना। एग्जाम्पल है बेटा रेनिनक्यूलस, एग्जाम्पल आएगा इसका रेनिनक्यूलस, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल था बेटा एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने डायग्राम में बेटा वैसे बनाया था। और इसका एग्जाम्पल है बेटा जिम्नोस्पर्म, और एक एंजियोस्पर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कॉलेडोनम बोलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा वो है कैम्पाइलोट्रोपस। नेक्स्ट जो है वो है कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस एकदम हेमी एनाट्रोपस जैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में करके दिखा देता हूँ क्या डिफरेंस है।
आप देख सकते हैं बेटा सेम डायग्राम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये है बेटा इसका चालजा, ये है बेटा इसका माइक्रोपाइल, ये है बेटा इसका फिनिकल, कोई डिफरेंस नहीं है। लाइन डायग्राम अगर ड्रॉ कर दो यहाँ पे बेटा सेम लाइन डायग्राम आएगा। दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज चालजा, दिस इज फिनिकल, माइक्रोपाइल, चालजा, फिनिकल, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस ये है कैम्पाइलो जो है ना बेटा, कैम्पाइलो का मतलब होता है बीक, कैम्पाइलो मतलब चोंच, बीक होता है बेटा, ठीक है। अब इसको कैम्पाइलोट्रोपस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका जो इंटेगमेंट हो मतलब माइक्रोपाइल जो होगा बेटा, ये माइक्रोपाइल दिख रहा है ना, माइक्रोपाइल के पास बेटा जो अपर साइड ऑफ इंटेगमेंट होगा मतलब ऊपर वाला जो इंटेगमेंट होगा वो क्या करेगा बेटा, वो ऐसे ओवर एक्सटेंड करता है, मतलब ऐसे नीचे की तरफ ओवर एक्सटेंड करेगा बेटा, इस तरीके से, इस तरीके से इसने ओवर एक्सटेंशन दिखाया बेटा, ठीक है। और इस ओवर एक्सटेंशन ने क्या किया, इसने बीक के समान स्ट्रक्चर बनाया, मतलब इसने माइक्रोपाइल के डायमीटर को छोटा कर दिया, कम कर दिया, बिकॉज एक बड़ा सा बीक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऐसा हेमिएनोट्रोपस ओव्यूल बेटा जिसके ऊपर क्या होगा, इंटेगमेंट बीक शेप्ड होगा, चोंच के समान होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैम्पाइलोट्रोपस। तो कैम्पाइलो याद रख लेना, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ हेमिएनोट्रोपस, बस एक डिफरेंस है, यहाँ पे बेटा माइक्रोपाइल के ऊपर क्या बनता है कि बीक के समान स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैम्पाइलोट्रोपस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना, फैमिली लेग्यूमिनेसी, ठीक है ना। फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली जो होती है बेटा, ठीक है ना, मतलब जो दालों की फैमिली बेटा, कोई सी फैमिली होती है उसको हम लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं। इनके अंदर क्या मिलेगा आपको बेटा, इनके अंदर कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल मिलेगा, क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है एम्फीट्रोपस, नेक्स्ट है बेटा एम्फीट्रोपस, यहाँ पे दिख रहा होगा, नेक्स्ट है बेटा एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा से बेटा किसके जैसा है, हेमिएनोट्रोपस के जैसे, एकदम हेमिएनोट्रोपस के जैसा है, सब कुछ हेमिएनोट्रोपस के जैसा ही है, बस एक स्लाइड डिफरेंस याद रखना बेटा, हेमिएनोट्रोपस के जैसे ही है, एकदम लाइन डायग्राम सही आएगा बेटा। ये है माइक्रोपाइल, ये है चालजा और ये है बेटा फिनिकल, ठीक है ना। बस डिफरेंस क्या होता है बेटा, इन केस ऑफ एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स, ठीक है, इन केस ऑफ एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स इनका जो एम्ब्रायो सैक होगा ना बेटा, वो हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो सैक होता है, इनका एम्ब्रायो सैक बेटा ऐसा होता है, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो सैक होता है, सब कुछ नॉर्मल होगा, सब कुछ हेमिएनोट्रोपस जैसे ही होगा, बस एम्ब्रायो सैक ऐसा होता है बेटा, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो सैक होता है। तो ऐसा ओव्यूल जो आउटर पार्ट में बेटा हेमिएनोट्रोपस जैसा है, लेकिन इंटरनली बेटा उसका क्या है, उसका एम्ब्रायो सैक हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो सैक है, ऐसे पर्टिकुलर ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एम्फीट्रोपस बोलते हैं। और एग्जांपल याद रखना बेटा, इसको फैमिली इंपॉर्टेंट है, ये भी फैमिली एल्सिनेसी एंड फैमिली ब्यूटेसी। फैमिली एल्सिनेसी एंड ब्यूटेसी में क्या देखने को मिलता है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है, ठीक है ना। लास्ट देखने को, लास्ट है सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ओव्यूल होता है बेटा। अब ये कुछ ऐसा देखेगा आपको, देखो ये ओव्यूल बेटा ऐसा है, लेकिन अब क्या होगा, अब इसका फिनिकल जो है ना, वो फिनिकल क्या करता है बेटा, वो ऐसे इसके ऊपर टर्न देता है बेटा, ऐसे इस तरीके का, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे 360 डिग्रीज का टर्न लिया गया बेटा बॉडी के द्वारा, ओव्यूल के बॉडी के द्वारा। तो ऐसा ओव्यूल बेटा जिसमें बॉडी ऑफ ओव्यूल 360 डिग्री का टर्न देगा और बाहर एक रिंग लाइक फिनिकल बनाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको सर्सिनोट्रोपस बोलते हैं। और एग्जाम्पल याद रखना था, ओपनशिया, ओपनशिया OPUNTIA, ठीक है ना,
पंछियां याद रखना एग्जाम्पल में, एंड फैमिली कैक्टेसी, एंड फैमिली कैक्टेसी, एंड फैमिली कैक्टेसी, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ अव्यूल्स, ठीक है ना। तो आपने बेटा याद रखा कि फर्स्ट टाइप हमने जो पढ़ा था बेटा वो आपका था बेटा, वो आपका ऑर्थोट्रोपस अव्यूल था, ठीक है ना। और आपने देखा बेटा ऑर्थोट्रोपस अव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल चार्ज एंड फिनिकल स्ट्रेट लाइन में है और डिस्टेंस पे है बेटा, ठीक है। कॉमनली किन में देखने को मिलता है, कॉमनली बेटा देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, एक्सेप्ट पॉलीगोनल जो एक एंजियोस्पर्म है। एनाट्रोपस अव्यूल के अंदर क्या हुआ बेटा, बॉडी ऑफ अव्यूल ने 180 डिग्री का टर्न लिया, ठीक है, और माइक्रोपाइल नजदीक आया फिनिकल के बेटा, जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टर है। हेमी एनाट्रोपस के अंदर 90 डिग्री का टर्न लिया गया है, तो फिनिकल एंड माइक्रोपाइल आर एट 90 डिग्रीज विद ईच अदर, तो इसको बेटा हेमी एनाट्रोपस बोलते हैं। हेमी एनाट्रोपस के अंदर बीक का फॉर्मेट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये बीक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा यहाँ पे, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मतलब हेमी कैम्पाइलोट्रोपस हेमी एनाट्रोपस ही है, बस विद अ बीक लाइक स्ट्रक्चर बेटा, और कोई डिफरेंस नहीं है। एंड फाइनली एम्फिट्रोपस आपने यहाँ पे देख लिया जिसमें हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, एंड फाइनली बेटा सर्सिनोट्रोपस जिसमें 360 डिग्री का टर्न होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सर्सिनोट्रोपस बोलते हैं। These are the different types of avules present in angiosperms बेटा। तो कॉमन याद रखना, एंजियोस्पर्म्स में तरह मोस्ट कॉमनली क्या पाया जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अव्यूल इन एंजियोस्पर्म्स इज एनाट्रोपस, और उसके बाद फिर बेटा क्या हो सकता है, हेमी एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस या बाकी टाइप्स हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ऑर्थोट्रोपस अव्यूल पाया जाता है। क्लियर है ना बच्चा, चलिए ये खत्म हो जाता है इधर। अब हम आते हैं बेटा लास्ट पार्ट की तरफ, मैं आपको बता देता हूँ और आपको बेटा याद रखना है। देखो अगर हम डेवलपमेंट ऑफ अव्यूल की बात करें कि अव्यूल कैसे बनता है, अव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अव्यूल का फॉर्मेशन होगा बेटा प्राइमोर्डियल सेल से शुरू, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, प्राइमोर्डियल सेल्स बनेंगी बेटा, प्राइमोर्डियल सेल से अव्यूल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जैसे प्राइमोर्डियल सेल्स डिवाइड करना शुरू करती है, तो प्राइमोर्डियल सेल्स जो होती है बेटा वो दो टाइप या दो ग्रुप ऑफ सेल्स में डिवाइड करती है। एक को हम बोलते हैं बेटा बेसल सेल, ठीक है ना, और एक को हम बोलते हैं बेटा आउटर प्राइमोर्डियल सेल्स। फ्लावर का फॉर्मेशन शुरू हो गया, फ्लावर के फॉर्मेशन बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने डिवाइड किया, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने बेटा दो प्रकार के सेल्स बनानी, बेसल सेल्स एंड प्राइमोर्डियल सेल्स। क्लियर है ना। अब ये प्राइमोर्डियल सेल्स जो है बेटा ये डिवाइड करेंगी, एंड इन प्राइमोर्डियल सेल्स की वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा क्या, इंटेगमेंट ऑफ अव्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा याद रख लेना है। दो टाइप ऑफ सेल्स है बेटा, प्राइमोर्डियल सेल्स एंड बेसल सेल्स, ठीक है ना। प्राइमोर्डियल सेल एंड बेसल सेल कहां से बना है बेटा, ये मेरे से मैं काम करता हूं। अच्छा ये देख लीजिए बेटा, हमने गैनोस्ट्रम का ये वाला पार्ट पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ कार्गो पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ अव्यूल पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ अव्यूल हमने फिनिश कर दिए। अभी हम क्या पढ़े, डेवलपमेंट ऑफ अव्यूल पढ़ेंगे। तो मैं एक लाइन डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं बेटा डेवलपमेंट ऑफ अव्यूल के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या बोल रहा हूं। तो डेवलपमेंट ऑफ अव्यूल की शुरुआत कहां से होगी बेटा, शुरुआत होगी मेरिस्टेमेटिक सेल से, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल से शुरू हुई। मेरिस्टेमेटिक सेल को हमने डिवाइड किया, इसने दो प्रकार की सेल्स बना ली बेटा, टू टाइप्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है प्लीज, हाँ ये बुक्स में ज्यादा दिया नहीं है बेटा, लेकिन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया, दो टाइप की सेल्स बनी। एक सेल जो बनी बेटा इसको बेसल सेल बोलेंगे, BASL बेसल सेल बोलेंगे, एंड दूसरा सेल जो बना बेटा ये बना प्राइमोर्डियल सेल, प्राइमोर्डियल सेल। समझ आएगा बच्चा, ठीक है ना। अब बेसल सेल जो होगा बेटा ये डिवाइड करेगा और इट विल फॉर्म इंटेगमेंट ऑफ अव्यूल। ये बनाएगा बेटा इंटेगमेंट ऑफ अव्यूल, मतलब आउटर एंड इनर इंटेगमेंट। बेसल सेल ने डिवाइड किया और डिवीजन की वजह से उसने क्या बनाया, इंटेगमेंट ऑफ अव्यूल बना दिया। ये जो प्राइमोर्डियल सेल है बेटा, प्राइमोर्डियल सेल डिवाइड करेगा और इट विल डिवाइड इनटू टू सेल्स। इसने दो सेल्स में डिवाइड किया, एक है बेटा प्राइमरी पैरेंटल सेल, प्राइमरी पैरेंटल सेल, पैरेंटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, ठीक है ना। और यही प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल बेटा बाद में किसको फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करेगा। दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अव्यूल और कुछ नहीं। तो डेवलपमेंट ऑफ अव्यूल में आप याद रखेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल बना, मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया, दो सेल्स बनी बेसल एंड प्राइमोर्डियल। बेसल सेल ने इंटेगमेंट बनाया, प्राइमोर्डियल सेल ने फर्दर फिर से डिवाइड किया, और बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ प्राइमोर्डियल सेल्स क्या हुआ, दो प्रकार की सेल्स बनी, प्राइमरी पैरेंटल सेल्स एंड सुपोरोजीनियस सेल्स। एंड सुपोरोजीनियस सेल बेटा ओवरी के अंदर बाद में किसको डेवलप करेगा,
ओव्यूल को डेवलप करेगा। क्लियर है ना? तो ये आज का टॉपिक बेटा इधर ही खत्म हो जाता है एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में कि ये स्पोरोजेनस सेल ने जो अभी भी बनी ये कैसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है, कितने मेगास्पोर्स बनते हैं, कितने सर्वाइव करते हैं, कितने मर जाते हैं। यहाँ बेटा इंशाल्लाह कल की क्लास में फिनिश करेंगे। उसके बाद पॉलिनेशन रहेगा, पॉलिनेशन के बाद बेटा फर्टिलाइजेशन एंड उसके साथ बेटा हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा एंड ये इजी कॉन्सेप्ट जो बेटा ये भी समझ आए होंगे और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम मूव ऑन करेंगे टू द अनदर टॉपिक। ठीक है ना बच्चा? एंड प्लीज जिन बच्चों जो वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी बेटा चैनल फॉरवर्ड कर दीजिए, बिकॉज ये मैंने बार बार बोला है दिस इज नॉट माय चैनल, ये आपका चैनल है और हम सब इसको बेटा मिलकर ग्रो करेंगे एंड इंशाल्लाह बेटा बायोलॉजी में एक चेंज लाएंगे, बायोलॉजी पढ़ने का एक चेंज लाएंगे। बायोलॉजी एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने एंड सीखने वाला सब्जेक्ट है बेटा, जो आप देख भी सकते हैं विद ईच लेक्चर बेटा। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑनेस्टली चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने खुद देखा होगा बेटा आपके कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा चेंज आया होगा। तो इंशाल्लाह और भी चेंज आएगा और भी अच्छे से हम बेटा मॉडिफिकेशन लाएंगे विद चेंजिंग टाइम। लेकिन अभी के लिए क्या शुरुआत है बेटा, अभी ज्यादा टूल्स भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश में पूरी कर रहा हूँ बेटा कि मैं आपको उतना अमाउंट दूं कि जो एग्जाम में आपसे एक भी हमारा टारगेट बेटा खाली नीट में बायोलॉजी को पास करना नहीं है, हमको बायोलॉजी में बेटा 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर बेटा टारगेट क्रॉस लगभग पास आए थे बेटा 350 के आसपास आए थे, लेकिन इंशाल्लाह इस बार बेटा हम 360 क्रॉस करेंगे ही करेंगे। इसी वजह से बेटा बहुत कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे सर एनसीईआरटी काफी है, एनसीईआरटी काफी नहीं है बेटा। अगर आपको कोई टीचर बोल रहे हैं खाली एनसीईआरटी पढ़ने से आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करोगे, वो गलत बोल रहा है आपको। ठीक है ना? एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को आपको बेटा खोलना पड़ेगा। आपको उसके अंदर जो बेटा छोटी छोटी चीजें छुपी है, जो बीच में डॉट्स मिसिंग है, वो मिसिंग डॉट्स आपको बेटा कंप्लीट करने पड़ेंगे। जब आप उन मिसिंग डॉट्स को कंप्लीट करोगे ना तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, वरना आप हर बच्चा बायो में तो हर कोई बच्चा 100-200 तो क्रॉस कर ही लेता है बेटा, चाहे उसने कितना अच्छा कितना बुरा पढ़ा है वो मैटर नहीं। लेकिन अगर आपने 360 या 300 क्रॉस करना है तो आपको एनसीईआरटी से ऊपर आना पड़ेगा और चीजों को बेटा ऊपर आके समझना भी पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए आज का लेक्चर हम खत्म कर देते हैं और हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट टॉपिक एंड अ न्यू टॉपिक। टिल देन खुदा हाफिज एंड गुड बाय बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड खुदा हाफिज बेटा, बाय।